रजिया शारिक का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। मरियम करीब ही चारपाई पर बैठ गई थी। रजिया सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गई। वो देर तक शारिक की तरफ देखती रही, फिर उसकी गोद में रखा हुआ फाइल उठा लिया और उसे खोलकर देखने लगी। बीए की डिग्री देखकर उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि उसे मालूम था कि शारिक ने जेल में बीए कर लिया था। उसने फाइल चारपाई पर रख दिया और उठकर एक ट्रंक में से एक फाइल निकालकर शारिक के हाथ में थमा दिया। शारिक ने फाइल खोलकर देखा। सबसे ऊपर रजिया के नाम की बीए की डिग्री थी। रजिया ने उसी साल ये डिग्री हासिल की थी। शारिक मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो समझा था कि तुम प्राइमरी पास करके घर के झाड़ू पोंछे में लग जाओगी। रजिया ने तड़ से जवाब दिया, बहन किसकी हूँ, भला मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ। मरियम ने कहा, अरे बेटा, ये कहती है कि एमए करके कॉलेज में पढ़ाई की, मगर अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लोगों के घरों में काम करते करते हाथ घिस गए हैं। बीए कर लिया है, मैं तो कहती हूँ किसी स्कूल में उस्तानी लग जा। शारिक ने कहा, नहीं माँ जी, रजिया एमए जरूर करेगी और इसकी कॉलेज में लेक्चरर बनने की ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। मरियम बोली, क्या करेगी एमए करके? लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। घरों में बर्तन मांजने वाली की बेटी ने बीए कर लिया, अब एमए करेगी? मुझसे नहीं सुनी जाती लोगों की बातें। शारिक ने कहा, लोग तो बातें बनाते ही रहते हैं। तालीम पर सिर्फ दौलतमंदों का ही तो हक नहीं है। ये कहाँ लिखा है कि जिसके माँ बाप मजदूरी करते हों उनकी औलाद भी जाहिल ही रहे और दौलतमंदों की जूतियां सीधी करती रहे। रजिया चहकी, बोली, देखा माँ जी, मैंने कहती थी कि शारिक भैया मेरी हिमायत करेंगे। आप तो बस लोगों की बातों में आ जाती हैं। लोग कब चाहते हैं कि कोई और अच्छी जिंदगी बसर करे, आप तो बस मेरे रिश्ते के चक्कर में पड़ी रहती हैं। फुलां का लड़का ये करता है, फुलां का लड़का वो करता है। मरियम ने उसे डांटा, बोली, अरे तो क्या जिंदगी भर तुम्हें घर बिठाए रखूंगी? शारिक ने कहा, रजिया एमए कर ले तो इसका रिश्ता भी ढूंढ लेंगे माँ जी। रजिया ने उठते हुए कहा, ये हुई ना बात, मैं नाश्ता बना लूं। मरियम ने कहा, हमें तो सुपरिंटेंडेंट जेल साहब की बेगम ने नाश्ता करा दिया था। बड़ी अच्छी औरत है बेचारी। तू अपने लिए नाश्ता बना ले और हमें चाय दे दे। रजिया बावर्ची खाने में चली गई। मरियम ने उठकर एक ट्रंक में से नीले रंग का एक फाइल निकाल लिया और शारिक की तरफ बढ़ाते हुए बोली, शारिक बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे जेल जाने के चंद ही रोज के बाद हाई कोर्ट ने मकान का फैसला तुम्हारे मरहूम बाप के हक में कर दिया था और तुम्हें उसकी सारी जायदाद का वारिस करार देते हुए मुझे निगरान मुकर्रर किया था। मैंने वो मकान और दुकान भी किराए पर दे दी थी और उनका किराया बैंक में अपने नाम से जमा करवाती रही थी। मकान और दुकान की मुरम्मत वगैरह के लिए कभी थोड़े बहुत पैसे निकलवा लेती। बाकी सारा हिसाब इन कागजों में मौजूद है। 1-2 दिन में तुम अपने नाम से अकाउंट खोल लो तो ये सारी रकम तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। शारिक फाइल खोल कर देखने लगा। उसमें 10 साल का पूरा हिसाब मौजूद था। बैंक की स्टेटमेंट्स भी फाइल में लगी हुई थी। आखिरी स्टेटमेंट 1 माह पहले की थी, जिसके मुताबिक उस अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा रकम मौजूद थी। शारिक मरियम की इस दयानतदारी से बेहद मुतासिर हुआ। शारिक बोला, आपने अपनी जात के लिए इसमें से कभी कुछ खर्च नहीं किया? मरियम ने कहा, मैंने तुम्हारे बाप का नमक खाया है बेटा। ये रकम तुम्हारी अमानत थी जिसे मैं संभाल कर रखती रही। अब तुम आ गए हो तो ये बोझ भी मेरे सर से उतर जाएगा। तुम अगर चाहो तो दुकान खाली करवा कर वहां कोई कारोबार शुरू कर दो। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा, एक सजा याफ्ता को कहीं नौकरी तो नहीं मिल सकती, अब तो कारोबार ही करना पड़ेगा। इसी दौरान रजिया चाय ले आई। उसने पराठे बना लिए थे और अंडे भी तल लिए थे। मरियम ने टूटी फूटी सी मेज बीच में खींच ली। रजिया ने ट्रे मेज पर रख दी। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोली, आपको मेरे हाथ का नाश्ता भी खाना पड़ेगा। शारिक ने कहा, खा लेते हैं, और कुर्सी आगे सरका ली। वो तीनों नाश्ता करने लगे। इसी दौरान उसी गली की रहने वाली एक औरत आ गई। वो दरवाजे में खड़ी कुछ देर तक शारिक को घूरती रही, फिर सवालिया निगाहों से मरियम की तरफ देखने लगी। मरियम ने कहा, रहमत बीबी, ये शारिक है, सकीना का बेटा। पहचाना नहीं तुमने? रहमत बीबी ने भवें सुकेड़ते हुए कहा, कौन सी सकीना का बेटा? वो 45 साल के लगभग फरबा अंदाम औरत थी। उसके चेहरे से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो बात का बतंगड़ और लगाई बुझाई करने वाली औरत है। मरियम बोली, अरे वही सकीना जिसके यहाँ मैं काम करती थी। उन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया था और शारिक को। रहमत बीबी ने उसकी बात काट दी। अच्छा, समझ गई, छूट गया है जेल से, मगर तुम्हारे घर क्यों आया है? मरियम ने कहा, बेटा है मेरा, मेरे घर में नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? मैं तो खुद लेकर आई हूँ इसे। रहमत बीबी ने कहा, घर में तेरी जवान लड़की है और तू एक गैर मर्द को घर ले आई है। इसे घर लाने से पहले कुछ तो सोचा होता मरियम तूने, लोग बातें बनाएंगे। मरियम ने तुनक कर जवाब दिया, बेटा है मेरा, मुझे नहीं परवाह लोगों की बातों की। रजिया ने रहमत बीबी को घूरते हुए कहा, लोग बातें बनाएं या ना बनाएं, मासी जरूर बनाएगी। मासी, तुम्हारी यही बातें तो किसी को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए समझदार लोगों ने अपने घरों में तुम्हारा आना जाना बंद कर दिया है। रहमत बीबी ने कहा, किसी के घर जाती है मेरी जूती, ये तो मेरी बहन का घर है।
मैं आऊंगी और 100 बार आऊंगी, तू कौन है मुझे रोकने वाली। रजिया बोली, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है मासी, लेकिन रहमत बीबी ने उसकी बात काट दी। बोली, बस बस रहने दे, मुझे भी चाय बना के दे, मैं तेरी माँ से एक जरूरी बात करने आई हूँ। रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है मासी, तुमने अम्मा से क्या जरूरी बात करनी है। लाई होगी किसी तांगे वाले के बेटे का रिश्ता और उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दोगी तुम। रहमत बीबी ने उसे घूरा। बोली, अरे तुमको अपने घर जाना है या सारी उम्र माँ के घुटनों से लगी बैठी रहोगी। जब भी कोई रिश्ता लेकर आती हूँ इनकार कर देती है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ। सारी जिंदगी पढ़ती ही रहेगी क्या। रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। ये कहते हुए चाय का एक कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। शारिक इस दौरान खामोश बैठा रहा। रहमत बीबी चाय पीकर मरियम से जरूरी बात किए बगैर चली गई और उसके थोड़ी ही देर के बाद पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई कि शिफात का बेटा जेल से रिहा होकर आ गया है। मरियम के घर पर लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। उस वक्त किसी ने शारिक को मासूम और बेगुनाह नहीं समझा था और अब 10 साल बाद उससे इजहार हमदर्दी कर रहे थे। शारिक खामोशी से लोगों की बातें सुनता रहा। उसी शाम शारिक मरियम के साथ भाटी चौक वाली दुकान पर पहुंच गया। वहां पान सिगरेट की दुकान खुली हुई थी। हस्बे मामूल भाटी के मन चले सफेद उजले कपड़े पहने, मुंह में पान की गिलोरी दबाए और सिगरेट के कश लगाते हुए इधर उधर खड़े गप्पे हाँक रहे थे। बाज नौजवानों ने गलों में मोतिये के हार भी पहन रखे थे। हार बेचने वाला भी लकड़ी की एक डंडी में लातादाद हार सजाए आवाजें लगाता हुआ आसपास घूम रहा था। दुकान के सामने भी मनचले खड़े थे। मरियम को देखकर वो लोग एक तरफ हट गए। वो उसे कोई गाहक ही समझे थे जो उनके ख्याल में पान लेने आई थी। शारिक गहरी नजरों से दुकान को देख रहा था। दुकान खासी बड़ी थी, लेकिन आगे के हिस्से में रैक्स बनाकर उसे मुख्तसर कर लिया गया था। शीशे के स्लाइडिंग डोर्स वाले रैक्स में सिगरेटों के पैकेट सजे हुए थे। दुकान के मालिक की उम्र 30-32 साल रही होगी। छोटी दाढ़ी और सर पर धागे की बनी हुई सफेद टोपी थी। चेहरे से वो बड़ा शरीफ और मुहज्जब लगता था। दुकानदार ने मरियम को सलाम करते हुए कहा, सलाम मासी, कैसे आना हुआ? किराया तो मैं परसों घर पर दे आया था। मरियम ने कहा, जीते रहो बेटा, किराया मिल गया था। आज तो मैं शारिक को तुमसे मिलाने के लिए लाई हूँ। ये दुकान का असल मालिक है। मैंने बताया था ना तुम्हें कि। दुकानदार ने उसकी बात काट दी। बोला, समझ गया मासी, कैसे हैं शारिक बाबू? उसने बड़ी गर्मजोशी से शारिक से हाथ मिलाया। इसी दौरान एक मजहूल सा आदमी वहां आ गया। मैले कुचैले कपड़े, गिरेबान चाक, उलझे हुए बाल, आंखों में सुर्खी और दाएं रुखसार पर जख्म था जैसे गिरने से रगड़ लगी हो। उस शख्स को देखकर लगता था जैसे महीनों से मुंह हाथ न धोया हो। उसने जेब से 50 का एक नोट निकाल कर दुकान वाले की तरफ बढ़ा दिया। दुकानदार ने नोट लेकर काउंटर की दराज में डाल दिया। नीचे झुककर कहीं से 2 प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियां निकाली। उनमें सफेद सफूफ भरा हुआ था। नीचे बैठे ही बैठे उसने दोनों थैलियां कागज की एक थैली में डाली और उठकर वो थैली उस मजहूल से आदमी की तरफ बढ़ा दी। उस शख्स ने थैली जेब में डाली और तेजी से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दुकानदार ने शारिक से पूछा, शारिक बाबू, क्या खिदमत करूं आपकी? ठंडा चलेगा? और फिर उसके जवाब का इंतजार किए बगैर दाएं तरफ रखे हुए डीप फ्रीजर में से कोक की 2 बोतलें निकालकर उन्हें खोला और उनमें स्ट्रॉ लगाकर एक बोतल शारिक की तरफ बढ़ा दी और एक मरियम की तरफ। मरियम ने कोक की एक चुस्की लेते हुए कहा, बेटा लतीफ, शारिक बाबू कोई काम करना चाहता है। मैंने जब तुम्हें दुकान दी थी तो ये वादा लिया था कि जरूरत पड़ने पर तुमसे दुकान खाली करवा ली जाएगी। लतीफ ने कहा, मुझे ये वादा याद है मासी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त देना ताकि मैं कोई और बंदोबस्त कर लूं। इस मर्तबा शारिक ने पूछा, कितना वक्त चाहिए होगा आपको? लतीफ बोला, आज 3 तारीख है, ये पूरा महीना आप मुझे दे दें। वैसे तो निस्बत रोड पर लक्ष्मी चौक के करीब मेरी अपनी दुकान है जो अरसे से बंद पड़ी है। यहाँ तो कारोबार जमा हुआ है। कोशिश करूंगा आसपास ही कोई दुकान मिल जाए। अगर कोई बंदोबस्त न हुआ तो लक्ष्मी चौक पर अपनी दुकान में वापस चला जाऊंगा। बहरहाल आपको 30 तारीख को दुकान खाली मिल जाएगी। शारिक बोला, उससे आगे तो नहीं? लतीफ ने उसकी बात काटी, नहीं शारिक बाबू, मरियम मासी तो मुझे भी बेटे की तरह समझती रही है। मैंने इनसे जो वादा किया था उससे नहीं फिरूंगा। आपको 30 तारीख को दुकान खाली मिल जाएगी। शारिक ने कहा, अच्छी बात है। जब वो लतीफ से हाथ मिलाकर रुखसत होने लगा तो एक और गाहक ऐसा आया था जिसने लतीफ को 50 का नोट दिया था और लतीफ ने काउंटर के नीचे से वैसी ही प्लास्टिक की 2 पुड़ियां कागज की थैली में डालकर उसे थमा दी थी। शारिक ने रास्ते में पूछा, मकान में कौन लोग रह रहे हैं माँ जी? मरियम बोली, कोई सरकारी अफसर है, बहुत शरीफ लोग हैं वो भी। उस आदमी का रावलपिंडी तबादला हो गया है। उसने पहले ही मुझे कह दिया था कि वो लोग इस महीने की 22 तारीख तक मकान खाली कर देंगे। वो लोग चले जाएं तो मकान में थोड़ी बहुत मुरम्मत करवाना होगी। उसके बाद शारिक ने उसकी बात मुकम्मल न होने दी। बोला, उसके बाद वो मकान फरोख्त कर दिया जाएगा। मरियम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। बोली, क्यों बेटा? शारिक ने कहा, मैं अब उस मकान में नहीं रह सकता। वहां मेरे माँ बाप का खून बिखरा हुआ है। उस मकान की वजह से ही मेरे माँ बाप को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया था।
मैं वहां कैसे रह सकता हूँ। मरियम ने कोई जवाब न दिया। वो दोनों खामोशी से रास्ता चलते रहे। शारिक ने लोहारी गेट के सामने पहुंचकर कहा, माँ जी आप घर जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मरियम चली गई और शारिक गहरी नजरों से उस शख्स की तरफ देखने लगा जो एक थड़े पर कायम न्यूज स्टैंड के सामने खड़ा अखबार देख रहा था। उसके सर के आधे से ज्यादा बाल सफेद थे, आंखों पर ऐनक लगी हुई थी, लेकिन शारिक ने उसे पहचान लिया था। वो एडवोकेट सलमान था। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा खबासत टपक रही थी। शारिक उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने थड़े पर सजे हुए अखबारात की तरफ देखा। शाम को शाया होने वाले 2-3 अखबारात की हेडलाइंस तकरीबन एक ही थी। 10 साल पहले माँ बाप को कत्ल करने वाले नौजवान को रिहा कर दिया गया। उसके नीचे कई ज़ेली सुर्खियां थीं, हर सुर्खी सनसनीखेज और दहशत फैलाने वाली। अखबारों की ये सुर्खियां पढ़ने से यूं लगता था जैसे कोई इफरीत शहर में घुस आया हो और लोगों को होशियार किया जा रहा हो। हर अखबार ने उसकी तस्वीरें भी शाया की थीं। ये तस्वीरें अखबार वालों को यकीनन जेल से हासिल हुई होंगी। एडवोकेट सलमान भी अपने सामने अखबार फैलाए यही खबर पढ़ रहा था। उसके करीब एक और शख्स भी खड़ा था। सलमान ने अखबार चेहरे के सामने से हटा लिया और उसे तह करके कोट की जेब में रखते हुए सामने वाले आदमी की तरफ देखते हुए बोला, देख लिया अहमद अली, शिफात का बेटा जेल से छूट गया है। अहमद अली ने कहा, हाँ तस्वीर से तो लगता है कि वो जवान हो गया है। सलमान बोला, जवान नहीं होगा तो क्या बच्चा ही रहेगा। जब वो जेल गया था तो उसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। 10 साल जेल में रहा। अब तो बातें करते करते उसकी नजरें शारिक की तरफ उठ गईं। वो इस तरह चौंक गया जैसे कोई अनोखी शय देख ली हो। उसने थड़े पर पड़े हुए एक अखबार के सफ़े अव्वल पर शारिक की तस्वीर की तरफ देखा, फिर शारिक की तरफ देखने लगा। उसके साथ ही उसके चेहरे की रंगत भी तब्दील हो गई। वो शारिक की तरफ उंगली उठाते हुए हकलाया, तुम? शारिक के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बोला, चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। ये तस्वीर जो तुमने जेब में रखी है इसे अपने दिल से और जहन में नक्श कर लो। ये तस्वीर तुमसे अपने माँ बाप के कत्ल का हिसाब लेगी। सलमान हकला रहा था, मैंने कुछ नहीं किया था। तो तुम? वो बात मुकम्मल किए बगैर तेजी से मुड़कर एक तरफ चला गया। दूसरा आदमी अहमद अली भी गहरी नजरों से शारिक की तरफ देख रहा था और फिर वो भी वहां से हट गया। शारिक कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर टहलता हुआ नेमत कदा होटल में आकर बैठ गया। उसने चाय मंगवाई और चुस्कियां लेते हुए होटल में बैठे लोगों की तरफ देखने लगा। बाज लोगों ने उसे होटल में दाखिल होते हुए देखा था, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। शारिक तकरीबन 1 घंटे तक होटल में बैठा रहा, फिर उठकर सड़क पार करके अनारकली की तरफ आ गया। शाम का वक्त था, जहां जिंदगी की रौनक उरूज पर थी। वो 10 साल बाद जिंदगी की ये चहल पहल देख रहा था। वो अभी कुछ ही दूर गया था कि कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस करके चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। उसके सामने तकरीबन उसी की उम्र का एक नौजवान खड़ा था। उस शख्स ने शारिक के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम शारिक हो ना? शारिक की आंखों में उलझन थी। बोला, हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। उस शख्स ने कहा, अरे मैं सुहेल हूँ, 8वीं क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ता था। सुहेल बिल्ला? अब भी नहीं पहचाना? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, फिर बेइख्तियार एक दूसरे से लिपट गए। सुहेल उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ खींचता हुआ ले गया। आओ आओ मेरे साथ आओ। वो एक साइड स्ट्रीट में आ गए जहाँ एक छोटा सा साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। वो रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। सुहेल ने काउंटर पर बैठे हुए शख्स से चाय भिजवाने को कहा और शारिक को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। शारिक का ख्याल था कि ऊपर स्पेशल गैलरी होगी, लेकिन उसका ख्याल गलत था। जीने के इख्तिताम पर मुख्तसर सी राहदारी थी, जिसके इख्तिताम पर दरवाजा था। सुहेल ने जेब से चाबी निकाल कर दरवाजा खोला और वो दोनों अंदर आ गए। ये 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था। उसका एक रास्ता बाहर सड़क की तरफ भी था। सुहेल ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठो। ये रेस्टोरेंट मेरा है और मेरी रिहाइश भी यहीं है। थोड़ी देर में वेटर चाय देकर चला गया। चाय के दौरान वो बातें करते रहे। सुहेल के वालिदैन भी इंतकाल कर चुके थे और वो भी शारिक की तरह इस दुनिया में अकेला ही रह गया था। शारिक जब सुहेल से रुखसत हुआ तो रात के 11 बज रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो पता चला कि मरियम और रजिया ने उसके इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया। ये उसके दूसरे दिन की बात है। रात के 9 बज रहे थे। शारिक घर पर ही था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। यूं लगा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ना चाहता हो। रजिया उस वक्त बावर्ची खाने में थी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो एक पुलिस वाले को देखकर सहम गई। पुलिस वाले ने बारूद लहजे में कहा, शारिक घर में हो तो उसे बाहर भेजो। रजिया ने शारिक को आकर बताया। शारिक बाहर आ गया। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। शारिक ने पूछा, क्यों, क्या बात है? पुलिस वाला बोला, ये तो तुम्हें थाने जाकर ही पता चलेगा, चलो मेरे साथ। शारिक उसके साथ चल दिया। रास्ते में लोग अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। थानेदार एक अधेड़ उम्र आदमी था। करख्तगी और फिटकार उसके चेहरे पर नुमाया थी। थानेदार उसे सर से पैर तक घूरते हुए बोला, मालूम होता है 10 साल जेल में रहकर भी तुमने कोई सबक नहीं सीखा। बाहर आते ही तुमने कल पुर्जे निकालने शुरू कर दिए।
शारिक ने पूछा, मैंने क्या किया है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? उसके लहजे में हल्का सा खौफ था। थानेदार ने उसे घूरा, बोला, कल शाम तुमने वकील साहब को धमकी दी थी। शारिक ने पूछा, कौन से वकील साहब? थानेदार ने कहा, एडवोकेट सलमान। तुमने उसे धमकी दी थी कि अपने माँ बाप के कत्ल का हिसाब लोगे। उसने तुम्हारे खिलाफ तहरीरी शिकायत की है। ओए बरकत। थानेदार ने करीब खड़े हुए कांस्टेबल की तरफ देखा, बोला, इसे जरा बताओ ना, धमकी कैसे दी जाती है? लंबे तड़ंगे कांस्टेबल ने अचानक ही शारिक को दबोच लिया और लातों और घूंसों से उसकी पिटाई करने लगा। शारिक की नाक से खून बहने लगा था। थानेदार ने कहा, बस छोड़ दो। फिर शारिक की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपने इलाके में किसी किस्म की बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें सलाखों के पीछे बंद कर सकता हूं, मगर मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, आइंदा कोई बदमाशी की तो वहीं पहुंचा दूंगा जहां 10 साल काट कर आए हो। जाओ, भाग जाओ। शारिक घर पहुंचा तो मरियम और रजिया उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। रजिया तो बाकायदा रोने लगी। शारिक का जिस्म जगह जगह से दुख रहा था और रजिया देर तक उसकी सिकाई करती रही। शारिक कई रोज तक घर से बाहर न निकला। 21 तारीख को उसका मकान खाली हो गया। अगले रोज वो मरियम के साथ मकान देखने गया। मकान में दाखिल होते ही वो कांप उठा। वो देर तक सहन में उस जगह को देखता रहा जहां 10 साल पहले उसने अपने माँ बाप को उन स्याहपोशों के हाथों जख्मी होकर तड़पते और मरते देखा था। वो ज्यादा देर तक मकान में नहीं रुका। मकान में वाकई कुछ मुरम्मत की जरूरत थी। वो मरियम के साथ वापस आते हुए बोला, माँ जी, इस मकान की मुरम्मत वगैरह करवा लें, फिर मैं इसे बेच दूंगा। मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। उसी रात वो घर में बैठे खाना खा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा मरियम ने खोला। जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। शारिक ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, कौन था? मरियम ने जवाब दिया, तुम्हारे मकान को आग लग गई है। शारिक खाना छोड़कर बाहर दौड़ा। जब वो अपने मकान वाली गली में पहुंचा तो दूर ही रुक गया। गली में लोगों का हुजूम था और उसके मकान से उठने वाले शोले आसमान से बातें कर रहे थे। शारिक बेबसी से दूर ही खड़ा मकान से उठते हुए शोलों को देख रहा था। लोग घरों से बाल्टियों में पानी भर भर कर ला रहे थे, लेकिन ये आग बाल्टियों से बुझने वाली नहीं थी। बल्कि हकीकत यह है कि अब तो फायर ब्रिगेड के बस की भी नहीं रही थी और फायर ब्रिगेड का यहाँ तक पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये मकान लोहारी गेट के अंदर वाली कुशादा सड़क से तकरीबन निस्फ मील दूर वाक़ था और वहां तक रास्ता तंग और पुरपेच गलियों पर मुश्तमिल था। सिर्फ साइकिल या मोटरसाइकिल ही वाहिद सवारी थी जो इन गलियों में आ सकती थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के यहाँ तक पहुंचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लोग दूसरे घरों को आग की लपेट में आने से रोकने के लिए पानी की बाल्टियां भर भर कर डाल रहे थे। चंद घंटों की जद्दोजहद के बाद उस आग पर काबू पाया जा सका था, लेकिन शारिक का ये मकान मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो चुका था। पड़ोस के 2 और मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा था। लोग शारिक से हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। बाज लोग इस बात पर भी हैरान थे कि बंद मकान में आग कैसे लग गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और कुछ लोग इस बात पर मुसिर थे कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। आग बुझाने की कोशिश के दौरान उन्होंने पेट्रोल की बू भी महसूस की थी, जिसका मतलब था कि पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई है। शारिक ने आतिशज़दगी की